क्या आपको एक्सरसाइजेस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के उनमें भी प्रॉब्लम आती है? तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। कपूर भी यही करता है, आप थोड़ा सा उसको हीट दो और क्या होगा, वो ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। हेलो 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्यूट सा चैनल वेदांतु सीबीएसई 9th एंड दिस इज योर मास्टर टीचर अक्षय और मैं आज आपको करवाने वाला हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो ऑलरेडी हम चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं इस चैनल पे। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा हमने लाइव लेक्चर्स में भी इस चैप्टर को खत्म किया हुआ है, वन शॉट लेक्चर में भी इस चैप्टर को खत्म किया हुआ है और डिफरेंट तरीके से आपको ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रेंथ करने का मौका इस चैनल पे मिलेगा। अब आज मैं क्या कर रहा हूं, एक नई सीरीज का स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें हम एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको एक्सरसाइजेस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के उनमें भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनकी सीरीज भी आपके लिए डेफिनेटली लेके आऊंगा। यहां पे हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर 1 था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग और एक एक करके हम अपने क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे। मैं अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट कॉन्सेप्चुअली कोई भी चीज आपकी ना रह जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो ये जो लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से यहां पे देखें तो ये क्या है बेटा, ये है आपका केल्विन। तो आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या था। तो मान लीजिए हमारे पास दो स्केल हैं। किस स्केल से मेजर करते हैं बताइए टेम्परेचर? थर्मामीटर से। तो मान लीजिए हमारे पास दो थर्मामीटर हैं, तो मैं यहां पे आपके लिए पहले थर्मामीटर ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ये थर्मामीटर है, ठीक है। वी हैव अनदर थर्मोमीटर, एक में हम केल्विन में मेजर कर रहे हैं और एक में हम सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। सो यहां पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट है दोनों में ही। यहां पे लेट से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है और यहां पे हमारा एब्सोल्यूट जीरो है। अभी आपको समझ आएगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पे चीजें सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाती हैं। याद है हमने चैप्टर के एंड में पढ़ा था। सॉरी, बॉइलिंग होता है जहां पे लिक्विड से वेपर, लिक्विड से गैस फॉर्म में जाती हैं। फ्रीजिंग क्या होता है? या मेल्टिंग। फ्रीजिंग और मेल्टिंग सेम होता है, मैंने बताया था। फ्रीजिंग मतलब कि जहां पे लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाती है, जब पानी आइस कन्वर्ट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है ना। और इसी तरीके से हमारा एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जो लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पॉसिबल है ना नेचर में, वो हम लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस और यहाँ पे केल्विन में लिखना चाहूँ तो सेल्सियस में हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग 0 डिग्री होता है। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रीजिंग की केल्विन में तो वो 273 होता है और अगर बॉइलिंग की बात करें तो वो 373 होता है। और एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो हम तब कहते हैं जब केल्विन में हम जीरो अचीव करते हैं, तो ये -273 आता है। अब क्या आपको यहां से कोई रिलेशन समझ आ रहा है? डिग्री सेल्सियस में जब आप नाप रहे हैं टेम्परेचर को और केल्विन में, दोनों यूनिट है ना। जैसे मीटर और सेंटीमीटर यूनिट है, वैसे ये भी यूनिट है। तो यहां देखिए एक सिंपल सा रिलेशन हमें समझ आ रहा है कि यार 0 में अगर मैं 273 ऐड करूं तो ये आ रहा है, 100 में अगर 273 ऐड करूं तो ये आ रहा है और -273 में ये ऐड करूं तो ये आ रहा है। मतलब कि क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि सेल्सियस को लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, है ना, या केल्विन को लाने के लिए, सॉरी, केल्विन को अचीव करने के लिए मैं सेल्सियस में 273 का एडिशन कर रहा हूं। देखिए, है ना। तो ये वाली बात याद रखनी है, तो फिर इजीली ये रिलेशन याद रहेगा। अब हमें क्या बोला है? हमें केल्विन से सेल्सियस में बोला है। तो ये हमें दे रखा है 293, है ना, और ये हमें दे रखा है 273। तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 293 - 273। देखिए कितना आ गया, ये आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कि 293 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस होता है।
ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, अब आप लोग इसका मेरे से जल्दी आंसर दे देंगे मुझे पता है ना। तो क्या हमने सीखा अभी कि जब हमें सेल्सियस में आना होता है, जब हमें केल्विन में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, हम 273 का एडिशन कर देंगे। केल्विन में हमें कितना दिया है, 470 दिया है। देखिए सेल्सियस हमें निकालना है और ये 273 है ना। तो सेल्सियस में क्या आ जाएगा, 470 माइनस 273। करें इसको सॉल्व। 10 में से 3 गया 7, 6। अब देखो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो 16 लेना पड़ेगा, कैरी ओवर लेना पड़ेगा ना। आपकी छोटी सी क्लास है इसलिए मैं एक एक चीज को आराम से बता रहा हूं। तो देखिए इसमें कैरी ओवर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, आपको पता है। यहाँ 6 बचेगा, फिर कैरी ओवर ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 16 में से 7 गया। अब देखो 16 में से 7 जाता है तो हमारा 9 बचता है भैया, है ना। और 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ गया 197। तो सेल्सियस में आंसर कितना आएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, क्लियर। चलिए कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। अब केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमने अभी देखा था फॉर्मूला, हम लिखेंगे सोल्यूशन। क्या फॉर्मूला देखा था हमने, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस में 273 का ऐड कर देना चाहिए। तो भैया केल्विन में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 प्लस 273। तो याद रखिए केल्विन में आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और ये जाएगा 2। तो केल्विन में आंसर कितना आएगा, 298 केल्विन। मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस को हम लिख सकते हैं 298 केल्विन, इसका ये मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उनको हम डिस्कस करके उनके आंसर्स को लिखेंगे, क्योंकि देखिए आंसर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, सिर्फ आंसर पढ़ के कभी थोड़ी चीजें क्लियर होती है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हमें सर उसे लैंग्वेज में कैसे बनाना है, क्योंकि मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं। आप अगर मुझसे 10 बार किसी एक बात को पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे मैं 10 बार अलग डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने फिजिक्स समझ रखी है और उसको मैं अपनी भाषा में अलग तरीके से लिख सकता हूं। कभी इज यहां हो जाएगा, कभी इज वहां हो जाएगा, लेकिन मेन बात समझना ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को ही मैं कॉन्सेप्ट समझाते हुए आंसर्स को बताता हूं। अच्छा, यहां पे फिर से हमारे पास डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आ गया, ठीक है जी। सो सॉल्यूशन, इसको भी करते हैं, देखिए सॉल्व, है ना। क्या जाता है, हमने देखा कि केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस में 273 का ऐड कर दो। तो केल्विन में चेंज करने के लिए 373 प्लस 273, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 7 7 हो गया 14, और ये हो गया 646 केल्विन। हम लिख सकते हैं 373 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है, 646 केल्विन हो जाता है ना। सीधे सीधे उसमें हमने उसका क्या किया, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा देखिए क्या बोला जा रहा है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। क्यों ऐसा होता है, चलिए बताइए जरा, ऐसा क्यों हो रहा होता है। जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, आपको पता है नेप्थलीन किस चीज में यूज होता है। नेप्थलीन को हम अपने कपड़ों के बीच में रखते हैं कि उनमें से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और वो गायब हो जाती है थोड़े दिनों में। तो नेप्थलीन क्या होती है तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो कंप्लीटली गायब हो जाएगी। मतलब एक तरीके से सॉलिड से सीधे कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली जो नेप्थलीन मटेरियल है ना, इसके बॉन्ड्स के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो एटम्स के बीच की बॉन्डिंग है, बहुत वीक होती है। तो आप क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इज वेरी वीक, है ना, वेरी वीक। सो
वो बॉन्ड क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी के लिए भी टूट जाता है। थोड़ी सी एनर्जी कैसे मिल जाती है, उसको कपड़ों के बीच में रखा रहता है, थोड़ी सी एनर्जी उसे मिल जाती है, हीट एनर्जी ट्रैप्ड रहता है, तो उसके कारण वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो बॉन्ड ब्रेक्स with little bit of energy and converts to गैस स्टेट। अच्छा, ऐसी एक और चीज आपने अपने घर में देखी जिसे पूजा होती है ना? आप वीडियो को पॉज करके उसका कमेंट करके बताओ कि क्या नाम है उस चीज का। अगर आपने कैम्फर या कपूर टाइप किया था तो आप बिल्कुल ठीक है, कपूर भी यही करता है। आप थोड़ा सा उसको हीट दो और क्या होगा, पूरा का पूरा कपूर गायब हो जाएगा। वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाएगा जो नेचुरली होना चाहिए था, वो सीधे सॉलिड से गैस में पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, सो एक काम करते हैं, एक मिनट है ना, तो हम यार ये क्या है पीपीटी, अच्छा चलो यहीं लिख देता हूं, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें जो परफ्यूम की खुशबू होती है बहुत दूर से आ जाती है, क्यों, क्योंकि द पार्टिकल्स, या जिनको हम एटम बोलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम, जिस चीज से परफ्यूम बना होता है, बेसिकली परफ्यूम आप देखेंगे, आपको लगता होगा परफ्यूम तो सर लिक्विड स्टेट में होता है, नहीं, वो क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि जब हम, जैसे इस चैप्टर में हमने देखा था, जब हम प्रेशर लगाते हैं किसी चीज को, तो आपने देखा होगा, चलो मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, आपने घर में सुना होगा CNG, अपने घर में आती है ना गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको जब कंप्रेस करते हैं ना किसी चीज को तो उसके एटम पास आते हैं। तो सोचो क्या हम गैस को कंप्रेस कर करके लिक्विड बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो परफ्यूम में यही होता है, हम बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में ले आते हैं, जैसे ही हम उसको स्प्रे करते हैं बाहर आता है तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और गैसियस स्टेट में आपको पता है बॉन्डिंग बहुत कम होती है, तो बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो द पार्टिकल ऑफ परफ्यूम व्हेन स्प्रेड, जैसे ही स्प्रे करते हैं हम, है ना, जैसे ही स्प्रे करेंगे उसको, कन्वर्ट्स इन गैसियस स्टेट, कन्वर्ट्स इन gaseous state and becomes highly mobile, becomes highly mobile, highly mobile का मतलब बहुत तेज मूवमेंट कर सकते हैं अब वो, and hence क्या होता है, reaches us from far also, बहुत दूर से भी वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखो यार, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, एक बेसिक चीज तो मैंने आपको बता रखी है कि सॉलिड की जो बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की होगी और फिर गैसेस की होगी। यही तो जनरल ट्रेंड है ना? तो इंक्रीजिंग में रखना है, याद रखना। सबसे डिक्रीजिंग वाला पहले लिखो, तो डिक्रीजिंग मतलब गैस, तो ऑक्सीजन की सबसे कम होगी एटम के बीच की बॉन्डिंग, तभी तो वो गैस स्टेट में, दूर दूर है उसके पार्टिकल्स। फिर हो जाएगी आपकी वाटर और फाइनली आ जाएगा आपका शुगर, है ना? तो इस तरीके से इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्डिंग रख सकते हैं। बात समझ आ रही है? बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं क्लास 9 में, बेसिक्स को बड़े स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन डाउट्स को मैं अगली क्लासेस में क्लियर करूंगा। What is the physical state of water at 25 डिग्री सेल्सियस? तो 25 डिग्री सेल्सियस को एक्चुअली में आप देखेंगे बेटा आने वाली क्लासेस में, आने वाले सालों में, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रूम टेम्परेचर। मतलब जो आम है ना, जो आप रूम का टेम्परेचर मानते हैं नेचुरली,
किसी भी एक एवरेज सिचुएशन में वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? वाटर एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट। चलो, तो वाटर के और कौन कौन से स्टेट होते हैं कमेंट करके बताना मेरे को। और कौन कौन से स्टेट होते हैं और किस किस रेंज ऑफ टेम्परेचर में होते हैं ये बताना मेरे को, कि सर इस डिग्री से पहले इस स्टेट में होता है पानी और इस डिग्री के बाद इस स्टेट में हो सकता है, ये मुझे जानना है आप लोगों से। चलिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री? यार ये तो मेरे को लग रहा है मैं ही बता दूंगा ये तो मैं ही बता दूंगा आपको। तो देखो 0 डिग्री, अब देखो क्या होता है, 0 डिग्री ट्रिकी है, क्वेश्चन ट्रिकी है ना। होता क्या है ये समझो, ये जो 0 डिग्री है ना ये खतरनाक है और 100 डिग्री भी खतरनाक है। इसके बीच का एक इलाका अलग है, इससे पीछे का एक इलाका अलग है, और ये पॉइंट एक अलग चीज है ना, ध्यान से समझना। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। पानी के लिए ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और पानी के लिए स्टीम पॉइंट होता है, या इसको स्टीम पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। सॉरी, इवेपोरेटिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट ही ठीक है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब पहले इसको समझो डिटेल में। होता क्या है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री से अगर नीचे आ गए 0.1 पॉइंट इतना सा भी नीचे आ गए 0 से, तो यहां पे पानी होता है आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट। यहां पानी पानी के फॉर्म में रहता है, और यहां पानी होता है स्टीम के फॉर्म में एग्जिस्ट। मतलब मैं, देखो समझना, 100 के बाद की बात करो, एग्जैक्ट 100 या एग्जैक्ट 0 पे क्या होता है वो सीखो। एग्जैक्ट इस टेम्परेचर पे पानी का कोई स्टेट नहीं होता। इस टेम्परेचर पे वो आइस से वाटर या वाटर से आइस के ट्रांजिशन में होता है। ठीक है, अगर आइस से वाटर की तरफ जा रहा है तो उसको मेल्टिंग बोल देंगे, वाटर से आइस की तरफ जा रहा है तो उसे क्या बोल देंगे हम, फ्रीजिंग बोल देंगे। जनरली इसको फ्यूजन बोलते हैं, इस पॉइंट को हम फ्यूजन बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ना फ्रीजिंग पॉइंट का, इस पे जो होता है इसे हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, 100 डिग्री पे क्या होता है ये भी सीख लो। 100 डिग्री पे आपका जो पानी है वो अगेन एक और इस तरह के स्टेट में होता है, ना तो वो पूरी तरीके से स्टीम होता है, ना वो पूरी तरीके से वाटर होता है। वो वाटर स्टीम का एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको आइस से वाटर की तरफ जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। आइस को और एनर्जी चाहिए क्योंकि वो लो टेम्परेचर को उसको हाई पे जाना है, मतलब उसको दूर जाना है एटम्स को, देख रहा है ना आपको, दूर जाना है सॉलिड से लिक्विड, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मजेदार है। यहां पे आपको हीट देनी पड़ेगी, और अगर वाटर से आइस जाना है तो हीट लेनी पड़ेगी। यहां पे हीट देनी पड़ेगी, दूर ले जाना है एटम्स को, और अगर पास लाना है तो हीट लेनी पड़ेगी। लॉजिकल सी बात है, मैंने बताया था ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं तो एटम दूर जाते हैं, तभी तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा। अच्छा, इस हीट को क्या कहते हैं वो भी बता दो। इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट सब बता दिया मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको, फ्यूजन। और इस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0 डिग्री पे ही बताओ पानी के पास ज्यादा एनर्जी है आइस के पास, तो ऑब्वियसली बात है पानी के पास, क्योंकि आइस ने इतनी हीट लेने के बाद पानी में कन्वर्ट किया। तो 0 डिग्री पे सिर्फ कन्वर्जन होता है, सिर्फ कन्वर्जन, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर उसके बाद बढ़ता है, जब पानी बन जाता है उसके बाद। तो आइस से पानी के लिए आपको एक एक्स्ट्रा हीट देनी है, पानी से स्टीम में एक एक्स्ट्रा हीट देनी है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 100 डिग्री पानी से ज्यादा हाथ जलेगा या स्टीम से, तो बताओ किससे जलेगा, किसके पास ज्यादा हीट है। राइट साइड में जा रहे हो तो ज्यादा हीट है, इतनी हीट एक्स्ट्रा है ना, ये जो एक्स्ट्रा हीट है वो ज्यादा हाथ जलाएगी आपका। तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? तो आप कह सकते हैं इट एग्जिस्ट इन, अगर वाटर का ही पूछ रहे हो तो वाटर भी बोल सकते हैं, या फिर इट एग्जिस्ट, अगर पानी की तरफ से आ रहे हो तो इट इज वाटर। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, आइस वाटर इक्विलिब्रियम।
लेकिन फिर इसमें यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिर्फ वाटर के रेफरेंस बोल रहा है तो वाटर ही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पता है अगर मैं उसमें से हीट निकाल लेता हूं तो आइस बन जाएगा, वापस हीट दे देता हूं तो वाटर बन जाएगा, लेकिन ये होगा एट 0 डिग्री ही, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता भैया। बहुत प्यारा है ये कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, मैंने लेक्चर्स में अच्छे से समझाया, इसको बढ़िया तरीके से समझो। What is the physical state of water at 100 डिग्री सेल्सियस? तो आप समझ सकते हैं, अगर आप वाटर की तरफ से सोच रहे हैं फ्रॉम वाटर साइड, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं फ्रॉम वाटर साइड इट्स वाटर, बट आप एब्सोल्यूट वे में सोच रहे हैं तो वहां पे इक्विलिब्रियम होता है वाटर और स्टीम का। और कैसा होता है वो? अगर इसमें और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो स्टीम, और ले लेंगे तो वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। क्या 2 रीजन है वाटर के रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होने के? देखो मेरी एक्सपेक्टेशन पता क्या होती है आप लोगों से, मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब भी आपको कोई चीज पढ़ाई जा रही हो ना, तो आप उसको नोट कर रहे हो, आप उसके नोट्स बना रहे हो, है ना, आप अच्छे से समझ रहे हो चीजों को, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट नहीं बना रहे हैं तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। नोट नहीं बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। बताइए कौन से 2 रीजन है जो वाटर को रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बनाते हैं, और कितने क्वेश्चन है वैसे इसमें? अच्छा ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है यार, कोई भी चीज लिक्विड है तो हम ये कह सकते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द बॉन्डिंग बिटवीन the molecules of water is such that it can exist in liquid state only। ठीक है, लेकिन बट इन नॉर्मल प्रेशर, आप अगर प्रेशर के साथ खेल गए तो भी भाई आपको पता है, मैंने पढ़ा है आपको, स्टेट चेंज हो सकता है, तो प्रेशर के साथ नहीं खेलना है। दूसरा हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, है ना, दिस इज अनदर रीजन। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में होने के इसके 2 सिंपल से रीजन है, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। आयरन एल्यूमिना, गिव 2 रीजंस। भाई आयरन एल्यूमिना सॉलिड क्यों होती है? बड़ा सिंपल है यार, है ना, द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एटम्स इज हाई, और दूसरा द स्पेस बिटवीन एटम्स इज वेरी लेस, है ना। इसलिए वो सॉलिड है। अगर स्पेस ज्यादा होती तो वो थोड़ा सा लिक्विड या गैस की तरफ चली जाती। Why is ice at 270? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने अपनी डिटेल में समझाया था। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? बोल रहा है कि अगर आप 273 केल्विन का मतलब क्या है पहले बताओ। सेल्सियस में करने के लिए क्या करते थे? 273 का माइनस कर देते थे, है ना। केल्विन में जाने के लिए प्लस, और इसमें जाने के लिए, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है। तो बोल रहा है 0 डिग्री की अगर आप बात करो तो आइस ज्यादा ठंडा क्यों करता है, पानी इतना ठंडा क्यों नहीं करता? दिमाग लगाओ। क्योंकि 0 डिग्री पे क्या बताया था कि आइस और वाटर क्या होता है, आपको पता है इक्विलिब्रियम होता है। यहां पे हीट देने से पानी बनता है और यहां पे हीट लेने से आइस बनता है। मतलब पहले ये बताओ हीट किसके पास कम है। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि एट 0 डिग्रीज वाटर हैज लेस हीट। सोचो अब, तो जिसके पास लेस हीट है सेम डिग्री पे,
वो किसी और से हीट ले लेगा तो उसको ठंडा कर देगा। दिमाग लगाओ। अभी सोचो भाई, हीट कहां से कहां फ्लो करती है? जिसके पास ज्यादा हीट है टू कम हीट, है ना। तो अब इन दोनों में से हमें समझ आ गया, आइस के पास तो इतनी हीट कम है, तो अब उसे किसी से हीट लेनी है। तो जैसे ही आप उसमें कोई भी चीज लो, चाहे अपना आप हाथ लो, है ना, तो क्या करेगी, वही हीट जो उसमें कम है वो आपसे ले लेगी, और वो हीट लेके वो क्या बनने लगेगी, वाटर। आपने आइस को हाथ में रखा तो वो आपकी बॉडी की हीट लेने लगेगी, आपकी बॉडी की हीट लेने लगेगी, और क्या करेगी, आपकी हीट लेगी और खुद हीट लेके पानी बनने लगेगी, और आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। जबकि पानी 0 डिग्री पानी में आप हाथ डालोगे तो इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी हीट एक्स्ट्रा में है, तो बहुत उसको हीट नहीं चाहिए। इसके पास हीट की कमी है तो इसको ज्यादा हीट चाहिए। तो एट 0 डिग्री वाटर हैज लेस हीट। समझ आई ये वाली बात? जिसके पास हीट कम है भैया, जिसके पास एनर्जी कम है उसी को तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, तो वो आपसे ले लेगा। अब आपसे एनर्जी लेगा तो आप क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, मतलब नॉट द सिग्मा कूल, है ना टेम्परेचर में कूलिंग की बात चल रही है, ठीक है। सो इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट या अदर बॉडी इन विच इट विल कॉन्टैक्ट, अदर बॉडी in which it will come in contact and make that body cool, है ना, इफेक्टिवली। क्योंकि जिसके पास एनर्जी कम वो जल्दी एनर्जी लेने की कोशिश करेगा और उतनी एनर्जी लेगा। तो आइस के पास हीट कम है तो हमारी बॉडी से हीट लेगी, खुद वो हीट लेके पिघल जाएगी, उसको जैसे हीट मिलेगी तो वो तो सॉलिड से लिक्विड जाने लगेगी, और हमारी हीट लॉस हो जाएगी तो हम ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ठंड में इसलिए यही होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो आपकी बॉडी से हीट चली जाती है। या फिर यही चीज होती है ना, कि आप ठंडे पानी को पानी से मिलाओगे तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आइस को मिलाओगे तो वो ज्यादा ठंडा कर देगा पानी को, है ना, इफेक्टिवली कूलिंग करेगा। What produces सीवियर बर्न, बॉइलिंग और बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो देखो ये मैंने अभी आपको बताया था। पहले तो ये दोनों ही कहां एग्जिस्ट करते हैं, 100 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं। ये यहां पे है वाटर, 100 डिग्री पे पानी भी है, और 100 ही डिग्री पे स्टीम है। लेकिन आपको पता है कि स्टीम बनी कैसे है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके बनी है, एलवी लेके बनी, एक्स्ट्रा हीट लेके बनी है। जबकि पानी नहीं है, पानी को तो उतनी हीट कम है स्टीम के रिस्पेक्ट में। तो किसके पास ज्यादा हीट है, जो भी इसके पास हीट है, लेट्स से इसके पास क्यू हीट है, तो इसके पास Q प्लस एलवी है, ये एक्स्ट्रा हीट है इसके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतनी हीट इसके पास ज्यादा है। तो जब अगर आप हाथ दोगे इसमें तो इतना नहीं होगा, लेकिन इसमें दोगे तो काफी ज्यादा जल जाता है, और एक्चुअली बहुत ज्यादा होती है ये हीट, ठीक है। एलवी मैंने आपको क्लासेस में ऑलरेडी बता रखा है, तो इसलिए इसमें ज्यादा हाथ जलेगा। सो सिंस स्टीम हैज एक्स्ट्रा LV energy, hence it will cause much severe burn. ज्यादा सीवियर बर्न कौन करेगा, हमारा स्टीम करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए, नेम ABCDE, ओके, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम एज शोन इन फिगर। ABCDE आपको ये सब बताना है। देखो तो A क्या है, तो ये तो भाई अभी मैंने सब सिखा दिया आपको। जब भी लिक्विड से सॉलिड जाते हो तो ये क्या है, A क्या है बता दो। तो यहां लिख देते हैं, देखो लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है ये, लेकिन कौन सा वाला, फ्रीजिंग वाला, इसको फ्रीजिंग कह देते हैं हम। अच्छा, डी भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है, डी भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही है, लेकिन आप सॉलिड से सॉरी ये डी हो जाएगा। देखो लिक्विड से सॉलिड ये रहा फ्रीजिंग, ए में ये आ जाएगा, ये ए है,
ए क्या है, सॉलिड से लिक्विड, तो ये भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही कहलाता है, लेकिन इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, अब लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस मतलब बी की अगर मैं बात करूं तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है ना, सॉलिड से गैस मतलब वेपराइजेशन हो रहा है, राइजेशन। और बी से सी में जो आ रहा है, अब देखो इसे क्या बोलते हैं, गैस टू लिक्विड, तो आप इसको ना, इसको भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही बोलते हैं भैया, है ना, बस एक में वेपर बन रही है और एक में वेपर वापस लिक्विड बन जा रहा है, तो उसको भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही बोलते हैं। हाँ, तो ई की बात करें, ई क्या है, ई है आपका सॉलिड से, मेरे हिसाब से सॉलिड से गैस है ना, हाँ ई है सॉलिड से गैस, ठीक है, और एफ है आपका गैस से सॉलिड। ओके, तो ये आपका कहां क्या कहलाता है बताओ, ये कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कैम्फर, दूसरा आप लिखिए जरा कमेंट में बताइए भैया, सब्लिमेशन का दूसरा एग्जांपल जल्दी से मुझे। अच्छा, और ये कहलाएगा आपका डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, गैसेस आके सीधे सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो आप अगर किसी भी ऐसी गैस को देखें जो थोड़ी हैवी होती है, तो वो क्या करती है, वो सॉलिडिफाई होने लगती है। जैसे कि आप देखेंगे कार्बन, है ना, आप देखो जब कोई भी चीज जलती है तो आपने देखा ऊपर हम जो काजल लगाते हैं वो ऊपर डिपॉजिट हो जाता है डायरेक्ट, है ना, तो कैसे वो जाके डिपॉजिट होता तो गैस फ्यूम्स के फॉर्म में निकल रहा होता है, लेकिन फिर वो ऊपर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसे कहते हैं डिपोजिशन या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो सबके एग्जाम्पल से मैंने आपको दे दिए। चलिए, तो फाइनली यहां पे हमारी एनसीईआरटी पहला चैप्टर खत्म होता है। इसी तरीके से इसी प्लेलिस्ट में मल्टीपल चैप्टर्स, अगले चैप्टर आते जाएंगे, वन शॉट लेक्चर्स भी आ रहे हैं, लाइव लेक्चर में भी डिस्कशन हो रहा है, और कुछ भी आपको नीड होती है, डाउट होता है, तो प्लीज कमेंट डाउन इन द वीडियो। आई विल मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।